नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लॉजिक IQ में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज के लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और इस प्रश्न का यही कहना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में किस लॉजिक का प्रयोग किया गया है, यानी किस लॉजिक का प्रयोग करके 9 से 11, 11 से 15, 15 से 17, 17 से 21 और 21 से 23 लाया जा रहा है। उसी प्रकार उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 23 से एक संख्या लाएंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो 9 से है 11, 9 से 11 कैसे लाया है। अगर आप 9 से 11 लाने की कोशिश कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, +2। अगर आप 9 में +2 कीजिएगा तो क्या आपका 11 नहीं आ जाएगा। फिर वैसे ही 11 में अगर आप 4 प्लस कर दीजिएगा तो क्या आपका 15 नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार 15 में 2 प्लस कर दीजिएगा तो आपका 17 नहीं आ जाएगा। फिर 17 में अगर आप 4 प्लस कर दीजिएगा तो 21 नहीं आ जाएगा और फिर 21 में 2 प्लस कर दीजिएगा तो क्या आपका 23 नहीं आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपको तो दिख रहा होगा ना किस लॉजिक का प्रयोग किया गया है। मतलब एक अंक के बाद दूसरा अंक प्राप्त करने के लिए पहले 2 प्लस किया जा रहा है, फिर 4 प्लस किया जा रहा है। तो लास्ट में 2 प्लस किया गया है तो हम आगे कितना प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे। अगर आप 23 में 4 प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा 27 और 27 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दी गई विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है और इस प्रश्न का कहना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो विषम होगा, यानी 3 जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सेम होगा और एक ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा और उसी एक ऑप्शन को हमें पहचान करना है। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप इसमें 2 रूल्स का प्रयोग कीजिएगा। पहला स्क्वायर या क्यूब कीजिएगा, उसके बाद गुना भाग कीजिएगा। तो हम सबसे पहले स्क्वायर या क्यूब करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ऑप्शन देखने पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिया है 8 जो 2 का क्यूब है, फिर है 49 जो 7 का स्क्वायर है, फिर है 27 जो 3 का क्यूब है और फिर है 216 जो 6 का क्यूब है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर या क्यूब करेंगे। अगर आप पहले ऑप्शन को देखिए तो है 8, 8 कितना का क्यूब है, 2 का। दूसरे ऑप्शन को देखिए तो है 49, 49 कितना का स्क्वायर है, 7 का। तीसरे ऑप्शन को देखिए तो है 27, 27 कितना का क्यूब है, 3 का। चौथे ऑप्शन को देखिए तो है 216 जो 216 है वो कितना का क्यूब है, 6 का। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप 3 ऑप्शन के देखिए, पहले ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन, तो इसमें क्या हुआ है, क्यूब हुआ है। लेकिन अगर आप ऑप्शन दूसरे को देखिए तो इसमें कितना का स्क्वायर हुआ है, 7 का, लेकिन इसमें क्यूब नहीं ना हुआ है। तो यही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कर है प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है या किस उत्तर आकृति से प्रश्न आकृति के टुकड़े काटे गए हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का कहना है कि यहाँ पे एक प्रश्न आकृति दिया गया है और इस प्रश्न आकृति के जैसा ही, मतलब इसी प्रश्न आकृति से मिलाकर यहाँ पे 4 ऑप्शन बनाए गए, ठीक। और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इन जो मतलब प्रश्न आकृति है ना, इसमें जितने पार्ट का प्रयोग हुआ है उसमें भी उतना पार्ट का प्रयोग हुआ होगा और उसी ऑप्शन को हमें पहचान करना है। अगर आप ऑप्शन पहले को देखिए तो इसमें 3 पार्ट का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें कितना पार्ट है, 4 पार्ट।
तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप गलत को चूज कीजिए, तो सही खुद से ही पता चल जाएगा। अगर आप ऑप्शन दूसरे को भी देखिए तो इसमें भी 3 पार्ट का प्रयोग हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरे को देखिए तो इसमें 4 पार्ट का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर आप ये प्रश्न आकृति को देखें तो इसमें 3 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है इसमें एक ही त्रिभुज है ना, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखें तो इसमें चारों पार्ट का प्रयोग हुआ है। कैसे, देखिए हम आपको बता रहे हैं। ये जो ऊपर वाला जो त्रिभुज है ना, ये देखिए यहाँ पे नीचे बनाया गया है, और ये जो साइड वाला त्रिभुज है ये यहाँ पे बनाया गया है। फिर ये वाला जो भाग है ये इधर बनाया गया है, और ये वाला भाग इधर बनाया गया है। यानी इस आकृति में, मतलब ये जो प्रश्न आकृति है इसका पूरे पार्ट का प्रयोग ऑप्शन नंबर डी में हुआ है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अक्षर बी के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन ये पासा से रिलेटेड है। यहाँ पे 2 पासा दिया गया है, और इस प्रश्न का कहना है कि विपरीत पूछ रहा है, किसका, बी का। तो हम सबसे पहले विपरीत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पासा में देखते हैं कि कौन सा अंक कॉमन है। लेकिन इसमें तो लेटर का प्रयोग हुआ है, तो हम लेटर देखेंगे। अगर आप पहले ऑप्शन में, मतलब पहले पासा में देखिए तो इसमें भी एन है, और दूसरे पासा में भी एन है, यानी इसमें कॉमन कौन सा लेटर है, एन। एन तो हम सबसे पहले लिखेंगे एन, उसके बाद क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एन के बाद हमारा आएगा बी, और बी के बाद हमारा आएगा एस। ऐसे ही अगर दूसरे पासा में देखें तो पहले दिया है एन, एन के बाद हमारा आएगा क्यू, और क्यू के बाद हमारा क्या आएगा, टी। अब देखिए दोस्तों, इसमें जिस अक्षर के सामने जो अक्षर है ना वही उसका विपरीत होगा। तो इसमें अब बी का पूछा गया है, तो बी का विपरीत क्या होगा, क्यू, और क्यू ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 5 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करें, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधे होती है। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये क्लॉक से रिलेटेड है, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि मतलब जो घड़ी की सुई है वो कितनी बार सीधे प्रतीत होती है, मतलब दिन में कितनी बार। तो देखिए दोस्तों, जो घड़ी की सुई है वो 12 घंटा में कितना बार सीधे होती है, 11 बार। लेकिन जो एक दिन होता है उसमें कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है ना। तो हम इस 12 को डबल करेंगे तभी तो हमारा 24 आएगा। तो अगर हम 12 को डबल कर रहे हैं तो 24 आएगा, तो फिर हम 11 को भी तो डबल करेंगे, क्योंकि 12 घंटा में 11 बार सुइयां सीधे होती है। तो 24 घंटा में कितनी बार होगी, 22 बार, और 22 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कर एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। रमेश का उससे क्या संबंध है। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, और ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद ये समझने का कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न में संबंध कैसे बताया जा रहा है, और उस संबंध को ध्यान से मतलब समझने का कोशिश करें, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। तो सबसे पहले हम एक तस्वीर बना ले रहे हैं। मान लीजिए ये कोई इंसान है, ठीक, इंसान की तरफ इशारा करते हुए रमेश कहा है, तो हम यहाँ पे रमेश बना दे रहे हैं। रमेश को हम आर से सूचित कर दे रहे हैं। रमेश क्या कहा है, यह व्यक्ति, मतलब ये जो व्यक्ति है ना, जो तस्वीर की तरफ इशारा किया उस व्यक्ति का बात कर रहे हैं, मेरी माँ की, तो रमेश की माँ, तो रमेश की माँ इस एक पीढ़ी ऊपर जाएंगी ना, और माँ को हम किससे सूचित कर दे रहे हैं, एम से, ठीक। रमेश की माँ की इकलौते संतान का, देखिए ये रमेश की जो माँ है इसकी इकलौते संतान, तो इकलौता संतान खुद कौन होगा, रमेश ही तो होगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि उनके, मतलब जो रमेश की माँ है ना उनकी एक ही संतान है, तो एक ही संतान वो कौन होगा, रमेश ही तो होगा। उसके बाद बोला जा रहा है संतान का बेटा है, यानी ये जो तस्वीर है ये संतान का बेटा है, यानी ये खुद किसका बेटा है, रमेश का बेटा है। तो पूछा जा रहा है कि रमेश का
उससे क्या संबंध है। यानी ये जो लड़का है, मतलब ये तस्वीर की तरफ जो इशारा किया वो रमेश को क्या बोलेगा, पिता ही तो बोलेगा। और पिता ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कर लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और इस प्रश्न का यही कहना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। दोस्तों, इसमें एक यूनिक लॉजिक का प्रयोग हुआ है, चलिए हम बता रहे कैसे। इसमें जो पहला अंक है ना, यहाँ पे 14, इस 14 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 7। फिर क्या करेंगे, ये जो दूसरा अंक है ना यानी 24 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 से 24 कटेगा कितना बार में, 6 बार में। अब हम क्या करेंगे, ये जो शेषफल आया है ना दोनों का यानी 7 और 6, तो 7 6 में गुना करेंगे तो क्या हमारा 42 नहीं आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 42 है इसका संबंधित संख्या। इसी प्रकार देखें दूसरा मतलब जो फिगर है इसमें पहले है 64, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले 2 से भाग दे रहे हैं तो 64 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 32। फिर है 12 में हम कितना से भाग देंगे, 4 से। अगर हम 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे। अगर हम 32 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हमारा 96 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 96 है। इसी प्रकार इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम भी इसमें क्या करेंगे, पहले 32 में 2 से भाग देंगे। अगर हम 32 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 16। फिर हम 18 में 4 से भाग देंगे तो देखिए दोस्तों, 4 के पन्ना में तो 18 नहीं आता, लेकिन 2 से कटेगा ना तो कितना आएगा, 9/2। अब हम क्या करेंगे, 16 में गुना करेंगे 9/2 से। अगर हम 9/2 से गुना करेंगे तो ये 2 से क्या 16 नहीं कट जाएगा, 8 बार में कटेगा ना। अब हम क्या करेंगे, 8 में 9 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 72। और 72 ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करें संबंधित संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉजी से रिलेटेड है और इस प्रश्न का कहना है कि जिस प्रकार 36 का संबंध 144 से बताया गया है उसी प्रकार उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए आपको भी 49 का संबंध एक अंक से बताना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न 36 का संबंध 144 से कैसे बता रहा है। अगर आप 36 और 144 और 49 को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यह स्क्वायर है। अगर आप 36 को देखिए तो 36 कितना का स्क्वायर है, 6 का। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आपका 36 नहीं आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये 6 है ना, 6 में अगर हम 2 से गुना करके और इन सभी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा ना। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 36 का संबंध 144 से बताया गया है। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए जो ये 49 है, 49 कितना का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है ना। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो हम क्या किए हैं, जो स्क्वायर किए हैं ना, मतलब जो संख्या का, उसमें हम 2 से गुना करके और उसका स्क्वायर किए हैं। तो हम कितना में 7 में 2 से गुना करेंगे और इन सभी का कितना करेंगे, स्क्वायर। अगर आप 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 14 और 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 196। और 196 ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी जिस प्रकार ये प्रश्न 36 का संबंध 144 से बता रहा है उसी प्रकार हम लोग भी 49 का संबंध 196 से बताएंगे। 196 ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करें संबंधित शब्द ज्ञात करें। यानी जिस प्रकार ये प्रश्न वर्षा का संबंध बादल से बता रहा है उसी प्रकार ये प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि ऊष्मा का संबंध किस शब्द से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न वर्षा का संबंध बादल से कैसे बता रहा है। यानी वर्षा में ऐसा क्या कर रहा है जिससे इसे बादल प्राप्त हो रहा है।
उसी प्रकार ऊष्मा का संबंध हम एक शब्द से बताएंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है एनालॉगी से रिलेटेड है और ये शब्द एनालॉगी से है। आप सभी को पता है कि जो वर्षा होता है वो कब, जब बादल बनता है तभी तो होता है, लेकिन जब ऊष्मा यानी गर्मी कब आता है, जब सूर्य आता है। और सूर्य ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का संबंधित अक्षर ज्ञात करें। दोस्तों ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये भी एनालॉगी से रिलेटेड है और ये लेटर एनालॉगी से है। और ये प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार ए बी जेड का संबंध बी डी एक्स से बताया जा रहा है उसी प्रकार आपको भी सी एफ भी का संबंध एक लेटर समूह से बताना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न ए बी जेड का संबंध बी डी एक्स से कैसे बता रहा है, यानी ए बी जेड में क्या प्लस या क्या माइनस कर रहा है जिससे इसको बी डी एक्स प्राप्त हो रहा है। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि ए से ये बी कैसे लाया है। आप सभी को पता है कि ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, यानी क्या किया है प्लस 1 किया है। अगर आप दूसरे लेटर को देखिए तो बी का संबंध डी से बताया है, बी का प्लेस वैल्यू होता है 2 और डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, फिर क्या किया है प्लस 2 किया है। फिर जेड का संबंध एक्स से बताया है। आप सभी को पता है कि जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26 और एक्स का प्लेस वैल्यू होता है 24, यानी क्या किया है -2 किया है। यानी इसमें संबंधित लेटर लाने के लिए पहले +1 फिर +2 और फिर -2 किया जा रहा है। तो हम लोग भी ऐसे ही संबंध बताएंगे। तो सी में हम सबसे पहले क्या करेंगे +1 करेंगे तो हमारा आएगा डी, एफ में फिर हम +2 करेंगे तो हमारा आएगा एच, और जो भी है भी में -2 करेंगे तो हमारा आएगा टी। यानी जिस प्रकार ये प्रश्न ए और बी और जेड का संबंध बी डी एक्स से बता रहा है उसी प्रकार हम लोग भी सी एफ और भी का संबंध डी एच टी से बताएंगे। और डी एच टी ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस में हम और सारे क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।